नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सुना रहा हूँ, आखिर शब के हमसफ़र। आज इसकी दूसरी किस्त, लेकिन दूसरी किस्त में मैं आपको इस नावल का दूसरा और तीसरा चैप्टर सुना रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों चैप्टर छोटे छोटे से हैं और मैं इन दोनों को मिलाकर एक किस्त यानी एक पार्ट बना रहा हूँ। सुनिए, नॉवेल आखिर शब के हमसफ़र की दूसरी किस्त। दूसरे चैप्टर का उन्वान है तूफान से पहले। अबानी गंगोपाध्याय प्रेजेंट, मौलाना घोषाल प्रेजेंट, रोजी बनर्जी प्रेजेंट, जहांआरा चौधरी प्रेजेंट, दीपाली सरकार एब्सेंट। सिविक्स की लेक्चरर मिसेस बोस ने सेकेंड ईयर आर्ट्स की हाजिरी लेते हुए रोजी बनर्जी और जहांआरा चौधरी के बराबर वाली तीसरी खाली कुर्सी पर नजर डाली। दीपाली फिर गायब है। उन्होंने कहा, देखिए करुणा दी। जहांआरा ने पल्लू मुंह पर रखकर खी करते हुए मसरूर हंसी छुपाने की कोशिश की। दीपाली बीमार है। तुमको कैसे मालूम? तुम तो उसके घर से इतनी दूर रहती हो। वो कल, मेरा मतलब है कल मुझे मालूम हुआ था कि बीमार पड़ गई है बेचारी। लड़कियों, मिसेस बोस ने क्लास को बड़े दुख से मुखातिब किया। फाइनल इम्तिहान सर पर है और तुम सबकी सब फेल होगी। और रोजी, यस करुणा दी, तुम दोनों, तुम और दीपाली हर वक्त ड्रामे करने में जुटी रहती हो। हर वक्त एक्ट्रेस बनोगी। की रोजी और जहांआरा ने हंसी रोकी। कह दूं? रोजी ने चुपके से जहांआरा से पूछा। कह दो करुणा दी। देखिए करुणा दी, असल में दीपाली कलकत्ते जा रही है HMV रिकॉर्ड भरवाने। HMV रिकॉर्ड? सारी क्लास ने नारा लगाया। आज वो ग्रामाफोन कंपनी के डायरेक्टर से मिलने जा रही थी तो रास्ते में मेरे घर पर छुट्टी की अर्जी छोड़ गई। रोजी ने कहा, कहाँ है अर्जी? भूल आई करुणा दी। खी। मिसेस बोस एक नेक दिल और शरीफ खातून थी। उन्होंने जरा झल्लाकर रोजी को घूरा और बाकी मानदा क्लास की हाजिरी लगाने के बाद फौरन अपना क्लासरूम वाला बेरंग लहजा इख्तियार करके सामने देखते हुए कहा, सफ़ा 218 खोलो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओ हो। दीपाली की खुशी में करुणा दी, आज जल्दी छुट्टी, प्लीज। जाओ भागो, मुंह जली चुड़ैलें। आधा घंटा पढ़ाने के बाद मिसेस बोस ने मसनूई गुस्से के साथ किताब जोर से बंद की। लड़कियां भद करती कमरे से निकलकर बाहर घास पर बिखर गईं। रोजी और जहांआरा ने जाकर चाट खरीदी। अबानी ने करीब आकर चुपके से रोजी से कहा, फाटक पर कोई लड़का दीपाली को पूछ रहा है। वही? हाँ, मैं जाती हूं। रोजी भागती हुई दूर फाटक पर पहुंची। नौजवान जो कल शाम दीपाली को साइकिल पर बिठाकर नवाबपुरे ले गया था, इत्मीनान से दरख्त की आड़ में खड़ा पान चबा रहा था। करीबी एक गाय घास पर बिखरे चाट के खाली दोनों पर मुंह मारने में मसरूफ थी। दीपाली नहीं आई है। कोई पैगाम? हाँ, लड़के ने कहा।
उससे कहना 19 तारीख की शाम को रेडियो स्टेशन की बरसाती में ठीक 7 बजे ज़रूर पहुंच जाए। और दूसरी बात ये कि वो जिस काम के लिए कल गई थी वो उम्मीद है कि 1-2 दिन में हो जाएगा। और कुछ बस नमस्कार। लड़का साइकिल के पैडल पर पांव मारता हुआ हवा हो गया। रोजी जो बेहद तेजी से दौड़ती फाटक पर आई थी, अब सर झुकाए सोच में डूबी चाट की शॉप तक वापस पहुंची, जहां बहुत सी लड़कियां इकट्ठी होकर किसी नई खबर पर जोर जोर से तबसरा कर रही थीं। और सुना तुमने रोजी? संध्या ने कहा, मिस हेडले आज कह रही थी कि मिस उमा राय लंदन से वापस आ गई हैं और शायद फिर यहां पढ़ाना शुरू कर दें। मारे गए, दीदी को उन्होंने पढ़ाया था। दीदी कहती हैं कि बस जान निकाल लेती थी। शक्ति ने कहा, हमारे तो भैया मजे हैं, हम तो इंटर के बाद घर बैठ जाएंगे। अब्बा ने हुक्म दे दिया है। जहां आरा ने कहा, तुम लोग अपने मरती रहो, तेरा तो इसका जहां आरा का तो किसी दड़ियल मौलवी से ब्याह होगा। जनाब मौलवी नौजीरुद्दीन अहमद साहब। मोटी मस्खरी रमोला ने मुंह फाड़कर हा हा करते हुए कहा और चने फांकती रही। अरे हट भाग, तू खुद भाग। 3 मंजिला इमारत में 5वें पीरियड की घंटी बजी। चलो भाई, आ गया मिस ग्रीनफील्ड का पीरियड, रोजी ने मुंह बनाकर कहा। रमोला मुंह टेढ़ा करके मिस ग्रीनफील्ड की नकल करती, चने फांकती आगे आगे चलने लगी। उसके पीछे पीछे रोजी बनर्जी और जहां आरा चौधरी लड़कियों के गोल में शामिल होकर इमारत की सिमत रवाना हो गई। उस वक्त जाड़ों की सुहानी धूप सारी जिंदगी पर बिखरी हुई थी। रफ्ता रफ्ता एडन गर्ल्स कॉलेज की बुलंद इमारत पढ़ाई की संजीदा खामोशी में डूब गई, जिस तरह जहाज आहिस्ता आहिस्ता गहरे समुंदर में डूब जाता है। उन इमारतों के रोशन कब्रों की दीवारों पर लगी ब्रिटानिया के शाही खानदान और बंगाल के साबिक गवर्नरों की मुंजमिद आंखें चुपचाप सामने के मंजर को देखती रहीं, जहां भांत भांत के समाजी और इक्तिसादी पस मंजर से आई हुई कदीम बंगाल की नई बेटियां अपनी अपनी किताबों पर झुकी हुसूल इल्म में मुनहमिक थीं। और कौन कह सकता था कि बाहर बेकरां फिजा पुरानी जंगों की झनकार से गूंज रही है। उन जंगों में लड़ने वाले जो ज़बानें बोलते थे वो भुला दी गई। वो कौमें और नस्लें ख़त्म हो चुकी। जिन वजूहात पर और जिन मकासद के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ी गईं वो फरामोश कर दिए गए। पुराने फैसलों पर नजर सानी करने की मोहलत दुनिया को नहीं, लेकिन बेकरार जिंदगी में हर आवाज़, हर कर्ब और हर वक्त का हर अक्स मौजूद है और जिंदा है और बाकी है। दफतन कॉलेज पर फैला हुआ सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसे बआसानी सुना जा सकता था। तूफान से पहले छाने वाला सन्नाटा। अब तीसरे चैप्टर का उन्वान है वुडलैंड्स। रमना की एक आलीशान कोठी के एक साइड रूम के फ्रांसीसी दरीचे में से सिर्फ बाग और नीला आसमान नजर आ सकता था, क्योंकि हद नजर तक हरियाली के अलावा वहां कुछ और नहीं था। इक्का दुक्का
पूर्वी माली फूलों के तख्तों में छुपे चुपचाप अपने काम में मसरूफ थे। दरीचे की सीट जो सुर्ख गुलाब के फूलों वाले झालरदार गलाफ से ढकी हुई थी, उस पर एक नौजवान खातून ऐनक लगाए महवियत के आलम में बैठी खत लिख रही थी। सीजर उनके कदमों में बैठा था। दरीचे के करीब बर्मी लकड़ी की राइटिंग टेबल पर छोटे छोटे बैजवी फ्रेमों में चंद अरिस्टोक्रेटिक बंगाली खवातीन की तस्वीर झिलमिला रही थीं। कमरा, जो अंग्रेजी इस्तिलाह में मॉर्निंग रूम कहलाता था, उसकी दीवारों पर गुलाब की बेल के हल्के गुलाबी और जर्द और कासनी और सब्ज पैटर्न वाला वॉलपेपर मंडा था। इस तरह का वॉलपेपर एक ज़माने में उमराए कलकत्ता ख़ास तौर पर विलायत से मंगवाकर अपने कमरों में लगाते थे। दीवारों पर सुनहरी फ्रेमों वाली बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं। लॉर्ड बायरन यूनान के साहिल पर किश्ती से उतर रहे हैं। कांस्टेबल का एक देहाती मंजर, ऑब्री बेड्सले की मशहूर सिलोमे ऑस्कर वाइल्ड वाली, जो स्याह कपड़ों में मलबूस थाली में धरे यूहन्ना पैगंबर के बुरीदा सर के बाल पकड़कर आहें भर रही थी। दरवाज़ों पर और दरीचों में मोटी रेशमी डोरियों से बंधे फुन्नों वाले दबीज रेशमी पर्दे पड़े थे। आतिशदान पर ड्रेस्ड चाइना की चरवाही बैठी थी। उस कमरे का और सारे घर का तर्ज आराइश मुकम्मल तौर पर मगरबी और विक्टोरियन था। लेकिन जो खातून उस मॉर्निंग रूम में मौजूद थीं, वो विक्टोरियन नहीं थी। वो एक जोशीली और बाशऊर और संजीदा सियासी कारकुन थी। जिस पैड पर वो खत लिख रही थी, उसके ऊपर के एक कोने में वुडलैंड्स, रमना, ढाका गोथिक प्रिंट में सब था। मगर जिसे खत लिखा जा रहा था, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक बरतानवी यहूदी कम्युनिस्ट प्रोफेसर था। खत लिखते लिखते दफतन उन्होंने गुस्से से तोड़ मरोड़ कर उसे दूर फेंक दिया। मोटा सीजर जरा दिक्कत से उठकर अखलाकन उसकी तरफ लपका, लेकिन खातून उसी तरह दिल गिरफ्तार और झुंझलाती हुई बैठी रही, क्योंकि उनको याद आ गया था कि यह खत सारा का सारा सेंसर की नजर हो जाएगा। चंद मिनट बाद सर हाथों में लेकर वो दरीचे से बाहर देखने लगी और बेहद कर्ब से उन्होंने सोचा, अब मुझ पर दौरा पड़ने वाला है। उन्होंने ऐनक उतार कर आंखें जोर से मींच लीं और उसी तरह साकित बैठी रहीं। अब वो दांते गैब्रियल रोसेटी की द मोज़ेल मालूम हो सकती थी। जब बैरिस्टर परितोष कुमार राय ने अपनी वसी व अरीस कोठी का नाम वुडलैंड्स रखा, तो वो उस रिवाज की तकलीद कर रहे थे जिसके तहत हिंदुस्तान का नया मगरबी तालीम याफ्ता ऊपरी तबका तकरीबन 100 बरस से अपनी कोठियों के अंग्रेजी नाम रखने में मसरूफ था। महाराजा कूच बिहार के कलकत्ते वाले महल का नाम भी वुडलैंड्स था, मगर बैरिस्टर राय को यह नाम इस कदर पसंद था कि उन्होंने उसे तब्दील करने की ज़रूरत महसूस न की।
बैरिस्टर राय ब्रह्मो थे। बंगाल के राय और ठाकुर खानदान चौधरी परिवारों की मानंद जमींदार थे और मजहबी लिहाज से कदामत पसंद हिंदू। ज़्यादातर दत्त, सेन और गुप्ता गैर ब्राह्मण जातियां ब्राह्मो हो चुकी थीं, लेकिन बैरिस्टर राय के दादा कश्यप चंद्र सेन के चेले बन गए थे और उनका खानदान अब तकरीबन पौन सदी से ब्राह्मो और आज़ाद ख्याल था। बैरिस्टर राय की वालिदा और फूफियों तक ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था। बैरिस्टर राय की बीवी मशहूर सोशल फिगर थी। उनका बड़ा लड़का निर्मलेंदु बर्ड एंड कंपनी कलकत्ता में आला एग्जीक्यूटिव और कंफर्म्ड बैचलर था और ज़्यादा वक्त रेस कोर्स पर और शराब नोशी में गुजारता था। बैरिस्टर राय को फिक्र थी कि उनकी लड़की भी कहीं कंफर्म्ड स्पिंस्टर न बन जाए। आसार यही नजर आते थे, मगर इस सूरत हाल का मदावा उनके पास नहीं था। उनके बाप की नस्ल ने बचपन की शादी और दूसरी समाजी खराबियों के खिलाफ जिहाद किया था और आज़ादी निस्वां का प्रचार करने में बड़ी हद तक कामयाब रहे थे। और उमा, उनकी लड़की 28 साल की होने को आई थी और शादी से मुनकिर थी और वो उनकी बीवी उमा के खिलाफ मर्जी उसे शादी पर मजबूर ना कर सकते थे। इनकलाब अपने ही बच्चों को खाता है। बैरिस्टर राय अक्सर दुख से सोचते, हमारी इन पायनियर खवातीन का, जिनमें उमा भी शामिल है, क्या अंजाम होगा। नया बंगाल 100 बरस से एक तरक्की याफ्ता समाज, मगर पुरानी और नई अक़दार की इस आविदश की ज़द खुद में अपनी ज़िंदगी पर पड़े। नया बंगाल 100 बरस से एक तरक्की याफ्ता समाज, मगर पुरानी और नई अक़दार की इस आविदश की ज़द खुद अपनी ज़िंदगी में पड़े, तो क्या करना चाहिए। उमा की शक्ल बहुत मामूली थी। बाप की दौलत और सरवत की वजह से अच्छे रिश्ते उसके लिए आ सकते थे, लेकिन वो सियासत के चक्कर में मुब्तला थी। उमा देवी एक गोल मटोल चेहरे वाली गुदबुद्दी सी लड़की थी, खलीक और मुतवाज़, गंभीर और तेजबीन, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता था और माँ बाप समेत कोई भी उसकी खिलाफ मर्जी कोई बात उससे कहता तो फौरन आग बबूला हो जाती। मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी में एक बैक बेंचर कभी नहीं बनेगी, बैरिस्टर राय अक्सर सोचते और मज़ीद फिक्रमंद रहते। ढाका यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद उसने कुछ अरसा गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया था और उसी ज़माने में सूबे की कम्युनिस्ट तहरीक में शामिल हो गई थी। माफ कीजिएगा। फिर बैरिस्टर राय ने उसे आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया था। वहाँ कृष्णा मेनन की इंडिया लीग और रजनी पामदत्त की बरतानवी कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से कड़वा करेला नीम चढ़ चुका था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल करके उमा चंद रोज कबल ढाका वापस आई थी और बैरिस्टर राय की मुलाकात
एक कदरे अजनबी लड़की से हुई थी। बैरिस्टर राय यकलख्त बेहद परेशान हो गए थे। अब तक उन्होंने एक मगरबी जहन परस्त रवैया समझकर उमा के सियासी मशागल पर एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि बेटी की मोहब्बत के अलावा वो खुद 40 बरस कबल के इंग्लिस्तान से लिबरलिज्म का सबक सीख कर आए थे। जिंदगी में कितने बहुत से रवैये आपस में गडमड रहते हैं, मगर अब हालात बेहद मुख्तलिफ थे। जंग छिड़ चुकी थी और हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी गैर कानूनी थी। बैरिस्टर राय के साले और उमा के मामू धीरेन्द्र मोहन सेन डीआईजी पुलिस ने कई बार अपनी बहन और बहनोई को समझाया था कि लड़की को काबू में रखें। मिसेस राय अरसा हुआ कैसरे हिंद का तगमा हासिल कर चुकी थी और बैरिस्टर राय को सर का खिताब मिलने ही वाला था अनकरीब, और अनकरीब हाई कोर्ट जज बनने वाले थे। उमा की सरगर्मियां अब जहनी तफरी की हुदूद से आगे बढ़कर बड़ी खतरनाक सूरत अख्तियार कर सकती थी। उमा ने मॉर्निंग रूम के दरीचे की सफेद चौखट पर से सर उठाकर जोर से कनपट्टियां दबाईं और दोबारा ऐनक लगाकर बाहर झांका। 2 कांस्टेबल आपस में बातें करते घास पर से गुजरकर सामने बरसाती की सिमत जा रहे थे। उमा सिर्फ 3 रोज कबल लंदन से ढाके वापस पहुंची थी। उनके मामू धीरेन्द्र मोहन सेन डीआईजी पुलिस भांजी के स्वागत के लिए शुमाली बंगाल से वुडलैंड्स ढाका आए हुए थे और उनके अमले के कांस्टेबल और पुलिस इंस्पेक्टर वुडलैंड्स के अहाते में हर तरफ टहलते फिर रहे थे। अभी डाइनिंग रूम में लंच का सुरीला घंटा बजेगा। माँ और बाबा और मामा खाने की तवील मेज पर बेहद शाइस्तगी से आकर बैठेंगे और खड़खड़ाते सफ़ेद नैपकिन खोलते हुए उससे बहरी सफ़र के हालात दरियाफ्त करेंगे। जंग छिड़ने के बाद उमा के बखैरियत वतन वापस आ जाने की सारे कुनबे में खुशियां मनाई जाएंगी। उमा आधे सर के दर्द की मरीज थी। लंदन जाने से कबल अक्सर व बेशतर जब दर्द सर का दौरा पड़ता था तो वो तब्दील आबो हवा के लिए राय ख़ानदान के गार्डन हाउस चली जाती थी, जो दरियाए मेघना के एक खूबसूरत जजीरे पर पलाश के दरख्तों में छुपा खड़ा था। आज सुबह ब्रेकफास्ट की मेज़ पर मामू ने उनकी मुज़महिल सूरत देखकर तजवीज़ किया था कि वो सफ़र की थकान दूर करने के लिए चंद रोज़ को गार्डन हाउस चली जाएं। लेकिन ख़ुद उमा राय को महसूस हो रहा था कि वो बहुत सख्त बीमार पड़ने वाली हैं और बहुत सी मुतवक्को और गैर मुतवक्को मुसीबतों, कुल्फतों और परेशानियों का उन्हें बहुत जल्द सामना करना है। सफ़ेद कश्मीरी शाल कंधों से अच्छी तरह लपेटकर वो विंडो सीट पर से उठी और आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती अपने कमरे की तरफ चली गई। तो ये थी नॉवेल आखिर शब के हमसफ़र की दूसरी किस्त, जिसे मैंने आपको इस नॉवेल के 2 चैप्टर सुनाए। कल फिर आऊँगा।
आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊंगा। जाने से पहले सिर्फ इतना कह दूं कि इसमें जो अंग्रेजी के अल्फाज आए हैं, मेरा अंग्रेजी का तलफ़ुज़ बहुत अच्छा नहीं है, तो माजरत चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं, मेरी गलत अंग्रेजी बर्दाश्त कर लीजिएगा। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।